हेलो एवरीवन। इस पोर्शन में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की अभी जो हमने पोर्शन कवर किया था वो आपके था साइज़ रिडक्शन। ठीक, तो साइज़ रिडक्शन का फर्स्ट पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड पोर्शन है आपके साइज़ रिडक्शन से रिलेटेड, मींस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का ये सेकंड पोर्शन है। ठीक है, तो साइज़ रिडक्शन की जो हम आज बात करने वाले हैं वो है आपके मैकेनिज़्म ऑफ साइज़ रिडक्शन। तो हम आज साइज़ रिडक्शन के मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो हम पोर्शन कवर करने वाले हैं वो है आपकी साइज़ रिडक्शन मैकेनिज़्म एंड लॉ ऑफ साइज़ रिडक्शन। ठीक, तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ साइज़ रिडक्शन। जो आपकी मैकेनिज़्म है साइज़ रिडक्शन की वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज़्म कब अप्लाई होती है साइज़ रिडक्शन प्रोसेस में? जब भी आप किसी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मींस किसी लार्ज पार्टिकल है, उस लार्ज पार्टिकल के पार्टिकल साइज़ को आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, लार्ज पार्टिकल को आपको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो लार्ज पार्टिकल को जब आप स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप साइज़ रिडक्शन के वेरियस टाइप्स के इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप साइज़ रिड्यूस कर रहे होते हैं इक्विपमेंट के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैकेनिज़्म अप्लाई होती है और उन मैकेनिज़्म के थ्रू आप लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मैकेनिज़्म की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट जो आपकी साइज रिडक्शन मैकेनिज्म है वो है आपकी इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है? व्हेन अ लम्प्स ऑफ मटेरियल स्ट्राइक द रोटेटिंग हमर एट द हाई स्पीड कंटिन्यू अंटिल पार्टिकल्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज आर ऑब्टेन। मीन्स क्या है? लार्ज पार्टिकल्स था, लार्ज पार्टिकल को हमें क्या करना है? स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, लार्ज पार्टिकल को हमने रोटेटिंग हमर, मीन्स एक हमर मिल होती है, उस हमर मिल में क्या होते हैं? ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, जो सर्कुलर मीन्स सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन में ब्लेड लगे होते हैं। तो हम क्या है, हमर मिल के अंदर जब अपना मटेरियल, जिस मटेरियल का हमें पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, उस मटेरियल को हम क्या करते हैं? हमर मिल में डाल देते हैं। जब हमर मिल में हम उसको इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका हमर मिल रोटेट करेगा। रोटेशन होने की वजह से क्या है, हमर मिल की ब्लेड्स, हमर मिल में जो सेंटर में जो ब्लेड लगे हुए हैं वो ब्लेड भी रोटेट करेंगे। रोटेट हाई स्पीड में जब आपके ब्लेड रोटेट करेंगे तो रोटेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या होता है? स्ट्राइक करता है। मतलब क्या है? आपके ब्लेड से भी स्ट्राइक करेगा और आपके मटेरियल एक दूसरे के साथ भी, या कहें मटेरियल एक दूसरे के साथ भी क्या होगा? स्ट्राइक होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका मटेरियल, जो आपके लार्ज पार्टिकल मटेरियल के जो पार्टिकल्स होंगे वो लार्ज पार्टिकल्स में क्या होंगे? क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब पार्टिकल्स में क्रैक्स बनेंगे तो क्रैक्स बनने की वजह से क्या है? वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट। ऑलरेडी आपने यहाँ इमेज में देखा हुआ है कि इम्पैक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है। तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म में क्या होगा? जब आपने मटेरियल को हमर मिल में फिल किया तो उस टाइम पे क्या होगा? आपके मटेरियल में क्रैक्स बनेंगे। ठीक है, रोटेशन की वजह से, ब्लेड रोटेशन की वजह से क्रैक्स बनने की वजह से क्या है, ये आपके क्रैक बनने की वजह से आपके पार्टिकल्स छोटे साइज में, या कहें स्मॉल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये इम्पैक्ट जो मैकेनिज्म है वो अप्लाई होती है आपके हमर मिल में। नेक्स्ट है पार्टिकल्स मूविंग एट हाई स्पीड्स कोलाइड्स ईच अदर एंड प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स। मीन्स यहाँ पे क्या है? फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में भी आपकी इम्पैक्ट मैकेनिज्म अप्लाई होती है। अब इम्पैक्ट मैकेनिज्म क्यों अप्लाई हो रही है फ्लूइड एनर्जी मिल में? क्योंकि फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर क्या है? आपकी एयर फ्लो होती है। एयर फ्लो होने की वजह से क्या है? आपके पार्टिकल मूविंग कंडीशन में आते हैं और मूविंग जब आपके हाई स्पीड में होती हैं। ठीक, जब फ्लूइड एनर्जी मिल में हाई स्पीड होती है आपके एयर की, तो हाई स्पीड होने की वजह से क्या है? आपके पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और टकराने की वजह से क्या है? आपके पार्टिकल स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या है? क्रैक बन जाते हैं कोलाइड्स की वजह से, तो स्मॉल पार्टिकल्स में पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट मैकेनिज्म अप्लाई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्रेशन मैकेनिज्म। कंप्रेशन मैकेनिज्म कब अप्लाई होगी? जब आप रोलर मिल यूज़ करते हैं। रोलर मिल, जब रोलर मिल को यूज़ करते हैं, रोलर मिल में होता क्या है? दो
सर्कुल दो सिलेंडर लगे होते हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है, और बीच में क्या है हम मटेरियल को फिल करते हैं। जब मटेरियल को फिल करते हैं तो दो रोल के बीच में दो जो आपने जो रोलर लगाए हुए मशीनरी में रोलर फिट है, तो वो दोनों रोलर के बीच में आपका मटेरियल क्या है आपकी कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने की वजह से क्या है आपका मटेरियल क्रश होना स्टार्ट हो जाता है, क्रश होने की वजह से पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। तो इस जो आप जब भी रोलर मिल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या है आपकी कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई होगी। ठीक है, जब कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई होगी तो आपके कुछ फोर्स भी जनरेट हो रहे होंगे, मींस फोर्स जनरेशन की वजह से ही आपकी जो मटेरियल है वो क्रश हो रहा है, क्योंकि दो रोलर क्या है एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, मींस वहाँ पे क्या है फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स जनरेट होने की वजह से ही मटेरियल क्रश हो रहा है। तो रोलर मिल में जो मैकेनिज्म अप्लाई होगी वो होगी आपकी कंप्रेशन मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, वो है आपकी शेयर। शेयर में क्या होता है पार्टिकल इज कंप्रेस बिटवीन द एजेस ऑफ टू हार्ड सरफेस मूविंग टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मीन्स टू हार्ड सरफेस, किसकी बात कर रहे हैं हम, रोलर मिल। तो रोलर मिल में क्या है जब भी आपके रोल मूव करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका मटेरियल क्या होता है दोनों रोलर के बीच में क्रश होता है। क्रश होने मीन्स कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने की वजह से क्या है वो क्रश होते हैं। ठीक, तो दोनों रोलर मिल जब कंप्रेस हो रहे होते हैं वहाँ पे क्या है फोर्स जनरेट होता है। जब किसी पर्टिकुलर एरिया या कहीं पर्टिकुलर सरफेस पे फोर्स जनरेट हो रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी यहाँ जो रोलर मिल में आपकी मैकेनिज्म अप्लाई होगी वो कंप्रेशन के साथ में शेयर मैकेनिज्म भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या है ये रोलर मिल में शेयर मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है। ठीक, तो आपके रोलर मिल में दो मैकेनिज्म अप्लाई हुई, कंप्रेशन और शेयर मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ द मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। मतलब क्या है आप यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट कर रहे हैं फ्लूइड एनर्जी मिल। जब फ्लूइड एनर्जी मिल इक्विपमेंट का आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें होता क्या है उसमें इक्विपमेंट के अंदर एयर फ्लो हो रही होती है, एयर फ्लो होने की वजह से क्या है मटेरियल स्ट्राइक कर रहे होते हैं एक दूसरे से, स्ट्राइक मीन्स कोलाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो टकराने की वजह से क्या है रबिंग एक्शन जनरेट होता है मटेरियल के बीच में। जब रबिंग एक्शन जनरेट होता है तो क्या होता है आपके मटेरियल की एजेस झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जब लार्ज पार्टिकल की एजेस झड़ेंगी तो वो किस में कन्वर्ट होंगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं एट्रीशन। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में भी आपकी दो मैकेनिज्म अप्लाई होती हैं, इम्पैक्ट क्योंकि वहाँ पे क्या है मटेरियल कोलाइड्स हो रहा है, तो मटेरियल कोलाइड होने की वजह से भी क्या है मटेरियल में क्रैक्स आएंगे और मटेरियल लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म अप्लाई हुई। एट्रीशन में क्या होगा आपका मटेरियल कोलाइड हो रहा है, तो कोलाइड होने की वजह से आपकी कुछ एजेस भी कुछ मटेरियल की जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे उनकी कुछ एजेस भी उनकी रबिंग एक्शन की वजह से मूव आउट होंगी। तो जिस वजह से क्या है यहाँ पे एट्रीशन मैकेनिज्म भी अप्लाई होगी। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एज वेल एज एट्रीशन मैकेनिज्म भी अप्लाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म की कटिंग। तो कटिंग मैकेनिज्म आपकी कटर मिल में अप्लाई होती है। कटर मिल में क्या है ब्लेड्स लगे होते हैं, शार्प ब्लेड की वजह से क्या है मटेरियल ईजिली कट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं उस मशीनरी जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इस मशीनरी में वो है आपके फाइब्रस और बैक्सी सॉलिड्स। फाइब्रस और बैक्सी सॉलिड्स के लिए हम कटर मिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि कटर मिल में एनर्जी जनरेट ज़्यादा नहीं होती है, और एनर्जी मींस एनर्जी जनरेट जितनी ज़्यादा होगी उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या है आपकी बैक्सी सॉलिड जो होते हैं अदर इक्विपमेंट में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कटर मिल का हम यूज़ करते हैं फॉर बैक्सी सॉलिड्स के लिए, और फाइब्रस सॉलिड्स के लिए भी हम क्या है कटर मिल का यूज़ करते हैं। तो कटर मिल में हमेशा कटिंग मैकेनिज्म अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है शार्प ब्लेड हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया है आपकी मैकेनिज्म। ये आपकी मैकेनिज्म है 5 टाइप्स की जो मैकेनिज्म है जो अप्लाई होती है डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट में जब भी आप पार्टिकल किसी भी लार्ज पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके ये आपको ग्राफ के थ्रू यहाँ बताया गया है कि किस मैकेनिज्म में कितने मींस किस पोर्शन पे या किस मैकेनिज्म में कौन सी मीन्स किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती है। तो ग्राफ में ही आपको यहाँ पे शो आउट किया गया है, मैं आपको पॉइंटर से यहाँ पे शो आउट कर रही हूँ कि यहाँ पे जो आपकी जो मैकेनिज्म दी गई है ये मैकेनिज्म आपकी क्या है
एब्रेशन, एब्रेशन मीन्स एट्रिशन, एट्रिशन मैकेनिज्म, जब भी आपकी एनर्जी हाई होगी, मीन्स क्या है, जब भी हाई स्पीड में आपकी मशीनरी होगी तो उस कंडीशन में क्या है, एट्रिशन मैकेनिज्म अप्लाई होगी। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे इस ये वाली जो पीक बनी हुई है यहाँ पर भी क्या है, आपकी एट्रिशन मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है। और जो आपकी इम्पैक्ट मैकेनिज्म है वो आपकी क्या है, हमर मिल में अप्लाई होती है, फ्लूइड एनर्जी मिल में। तो जब भी इम्पैक्ट मैकेनिज्म अप्लाई होगी तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म क्या है, कंटिन्यूसली आपकी जब स्पीड आपकी स्लो होगी तब भी, स्पीड आपकी हाई होगी तब भी क्या है, इम्पैक्ट मैकेनिज्म यहाँ अप्लाई होगी, जब आप हमर मिल का यूज़ कर रहे होंगे या फ्लूइड एनर्जी मिल का। ठीक, इम्पैक्ट मैकेनिज्म क्या है, इम्पैक्ट मैकेनिज्म इम्पैक्ट हो गया। अब कंप्रेशन मैकेनिज्म क्या है, जब आपका मटेरियल कंप्रेस होता है, ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा तो आपका कंप्रेशन या कहें कंप्रेशन मैकेनिज्म इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपकी कंप्रेशन मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है। तो अलग अलग मैकेनिज्म में अलग अलग टाइप से पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम साइज रिडक्शन लॉ। साइज रिडक्शन लॉ में आपके 3 लॉज कंसिडर किए जाते हैं, किक्स लॉ, रेटिंगर्स लॉ एंड बॉन्ड्स लॉ। फर्स्ट जो है आपकी किक्स लॉ, किक्स लॉ में जो किक्स मीन साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम पे ही ये थ्योरीज दी गई हैं। तो फर्स्ट जो बात करेंगे किक्स लॉ की, तो किक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू द किक्स लॉ द एनर्जी यूज इन डिफॉर्मिंग और फ्रैक्चरिंग अ सेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इक्विवेलेंट शेप इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द साइज चेंज। मीन्स यहाँ पे क्या है, किसी भी पार्टिकल के साइज को चेंज करने के लिए, मतलब क्या है, लार्ज पार्टिकल से हम स्मॉल पार्टिकल में पार्टिकल को चेंज कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल का जब हम साइज चेंज कर रहे होंगे तो जितने मटेरियल का हमने साइज चेंज किया है, तो साइज चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई, मीन्स क्या है, जब आपका पार्टिकल क्रैक होगा, फ्रैक्चर होगा पार्टिकल्स में, तो क्या होगा, पार्टिकल का साइज रिड्यूस होगा, पार्टिकल का साइज चेंज होगा। तो पार्टिकल का साइज चेंज करने में कितनी एनर्जी हमने यूज़ की है, तो उस एनर्जी को हम डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम उस एनर्जी को हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ई दिया है आपका, वो ई क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी हमने यूज़ की है किसी पार्टिकल के साइज को चेंज करने के लिए। तो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, किक्स कांस्टेंट के, किक्स कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पे क्या है, ये डायमीटर, तो साइज चेंज जो हमने किया है, तो साइज चेंज हुआ है तो डायमीटर भी चेंज होगा। तो ये जो आपके डी आई वाला डायमीटर है, ये आपके इनिशियल पार्टिकल जो लार्ज पार्टिकल था उसका डायमीटर है, और डी एन क्या है, आपके स्मॉल पार्टिकल, जो पार्टिकल का आपने साइज चेंज किया है उस पार्टिकल का डायमीटर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजिली आप एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेटिंगर्स लॉ। रेटिंगर्स लॉ में क्या है, अकॉर्डिंग टू रेटिंगर्स हाइपोथेसिस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ यूनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द पीसेस। मीन्स किसी भी पार्टिकल का आपने क्या किया, साइज रिड्यूस किया, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया। जो लार्ज पार्टिकल को आप स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो लार्ज पार्टिकल का सरफेस एरिया कुछ और था, लेकिन जब आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया तो उन छोटे छोटे पीसेस का अपना खुद का एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है, हर एक पार्टिकल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो पार्टिकल के सरफेस एरिया को चेंज करने में कितनी एनर्जी हमने यूज़ की है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना हमने यूज़ किया है पार्टिकल के सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए। ठीक, तो उस यहाँ पे रेटिंगर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले से आप ईजिली एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, किक्स लॉ में क्या था, साइज चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी यूज़ हुई है, और ये इन्होंने दिया है किसी पार्टिकल के सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने यूज़ की है। ठीक, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके के आर मीन्स क्या है, रेटिंगर्स कांस्टेंट, रेटिंगर कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किसके होगा, ये आपके जो डायमीटर दिए हैं, डी एन डी आई क्या है, आपके डायमीटर ऑफ पार्टिकल, इनिशियल जो पार्टिकल था लार्ज पार्टिकल, और डी एन क्या है, जो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो है आपके, वो है आपके बॉन्ड्स लॉ। अकॉर्डिंग्स टू बॉन्ड्स लॉ द वर्क रिक्वायर मीन्स जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन। ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ हुई है दिस इज कॉल्ड वर्क डन। तो द वर्क रिक्वायर टू फॉर्म अ पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज फ्रॉम वेरी लार्ज फीट्स। मीन्स क्या है, आपने जो लार्ज पार्टिकल लिया था, लार्ज पार्टिकल को जब आप स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो लार्ज पार्टिकल से स्मॉल साइज में जब आपके पार्टिकल कन्वर्ट हुए
तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ यूज़ हुई है, तो इस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोफेशनल किसके होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स क्या है, वॉल्यूम रेशियो हम कहाँ से निकाल रहे हैं, जो आप डायमीटर ले रहे थे डी एन और डी आई, तो डी एन और डी आई को हमने क्या किया, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे एनर्जी रिक्वायर। तो आपकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी या कहें वर्क डन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड्स कांस्टेंट और आपके जो डायमीटर आपने लिए हैं, जो इनिशियल डायमीटर है और जो फाइनल डायमीटर है उसके। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी रिक्वायर फॉर द डिटर्मिनेशन, या कहीं एनर्जी रिक्वायर फॉर द कन्वर्जन ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपके थे साइज रिडक्शन लॉ, जो साइज रिडक्शन मैकेनिज्म के टाइम पे जो लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये लॉज दिए गए थे, इन लॉज के थ्रू आप एनर्जी रिक्वायर मीन्स कितनी एनर्जी आपने यूज़ की है उस एनर्जी को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पोर्शन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।